यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जिनको मैंने जब से देखा है तब से उसी तरीके से शिद्दत से लगे हुए समाज के बारे में। संजीव खुद शाह जिनका नाम है। बरसों पहले रजनी तिलक जो कि दिल्ली की एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनके घर पर संजीव जी से मुलाकात हुई और इनका चेहरा और इनकी आवाज मेरे जहन में रह गया। बहुत बरस तक हम लोगों में कोई बातचीत नहीं हुई और जब बातचीत शुरू हुई, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जब काम शुरू किया रायपुर में डीएम इंडिया, तो लोग लगातार मैंने इनका चैनल देखा। बहुत गुणवत्तापूर्ण जो उनका काम है। मैं लगातार देखता हूं कि संजीव जी ने हाशिए के उन तमाम सारे लोगों की बातें केंद्र में लाकर रखी है और उसको एक तरह से हमारे जहन में, हमारी स्मृति का हिस्सा बनाने का काम इन्होंने किया है। बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोग जिन्होंने समाज में डूब कर काम किया, लेकिन उनको किसी तरीके का नाम नहीं मिल पाता, किसी तरीके से उनका ग्लैमर नहीं बन पाता और लोग उनको याद नहीं रख पाते। संजीव जी ने अपने चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों की स्मृतियों को भी संजोया है और दूर दराज के तमाम सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा है उससे। इनकी पहली किताब जब उस समय हम हमारी मुलाकात थी, तब सफाई कामगार समुदाय को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था और उस काम की स्थिति है कि वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के उसमें भंगी समुदाय को लेकर जो अध्ययन होता है, उसमें यह किताब टेक्स्ट बुक की भूमिका में आ चुकी है। इसका बहुत सम्मान है इस किताब का। संजीव जी ने उसके बाद पिछड़ा भारत में पिछड़ा वर्ग नाम से एक और किताब लिखी और इस तरीके से जो पूरा विमर्श है, बहुजन का विमर्श, बहुजन विमर्श जो है, उस विमर्श को उन्होंने अपने स्तर पर बहुत आगे बढ़ाया है। उन्होंने उन सवालों को मुख्यधारा की तरफ ले जाने का प्रयास किया है और उसमें काफी हद तक उन्होंने सफलता पाई है। उनकी दो महत्वपूर्ण किताब जो एक तरह से मॉन्यूमेंट की तरह है उनके जीवन में और हम सबके जीवन में, वे हैं और उनको पढ़ा जाना चाहिए। मैं अभी सफाई कामगार समुदाय के बारे में जब पढ़ रहा था और कुछ घटनाएं हो रही थी, जिस तरह की के हालात का उन्होंने वर्णन किया है, जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है, तो अभी बनारस में एक प्रोफेसर ने गोबर से उपला बनाना अपने छात्रों को सिखाया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो यूनिवर्सिटी में गोबर चला रहा है। मैंने कहा वो बहुत सही कर रहा है और उस आदमी को बताना ये चाहिए कि बगल में, यूनिवर्सिटी के बगल में श्री गोवर्धनपुर गांव है और वहां जाकर गोबर पाथो, उपले बनाओ, गाय दूहो और उसको उसका गोबर उठाओ, धो गायों को और इस तरह के काम करो। यूनिवर्सिटी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में अच्छे लोगों को आके पढ़ाना चाहिए जो गोबर के बजाय विज्ञान पढ़ा सके। गोबर के लिए तो किसानों के बीच में जाओ भाई, यूनिवर्सिटी में क्या गोबर की वो कर रहे हो, ग्लैमर वहां ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन केवल लेखक होना ही संजीव खुदशाह की शख्सियत का एकमात्र पहलू नहीं है, बल्कि इसके इससे अलग वे एक प्रसिद्ध नाट्यकर्मी है। उन्होंने बहुत सारे नाटकों को न केवल लिखा है बल्कि उनको रंगकर्म पर उतारा है। अभिनेता के तौर पर उन्होंने काम किया, निर्देशक के तौर पर काम किया और मिमिक्री के वे बहुत जबरदस्त कलाकार हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव के लोग में। और बहुत बहुत धन्यवाद राम जी यादव जी आपका, और आपके तमाम दर्शक जो इस समय देख रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उस पर कलाकारों का एक बहुत बड़ा विशाल जो रंगमंच है छत्तीसगढ़ अपने आप में, और छत्तीसगढ़ से विश्व के तमाम सारे हिस्सों में लोग गए। तीजन बाई का नाम हम सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, और हबीब तनवीर साहब का नाम जानते हैं, जो ले गए उस छत्तीसगढ़ की जो पूरी शैली है और भाषा है और उसका जो पूरा फोक है, उसको ले गए वो पूरी दुनिया में और उन्होंने एक बड़ी ऊंचाई उसको दी। आप भी छत्तीसगढ़ के रंगकर्म से जुड़े और आप लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रंगकर्म की तरफ आपके रुझान के बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे रंगकर्म की तरफ आपका रुझान हुआ। क्योंकि एक तरफ जब आपकी किताबें मैं पढ़ता हूं तो ज्यादा गंभीर किताबें, चिंतन परक किताबें हैं और बहुत शोध परक किताबें हैं। उनमें वो आसानी से नहीं लिखा जा सकता, कोई भावोच्छ्वास नहीं है उसमें।
किसी तरह का ऐसा नकली आक्रोश नहीं है, बल्कि एक सुसंगत तरीके से उस समुदाय के बारे में उसमें लिखा गया है, तो वो एक दूसरी चीज है। लेकिन रंगकर्म की तरफ जब आप जाते हैं और मिमिक्री कलाकार के तौर पर आपका विकास हुआ, तो ये दोनों एक दो दो धुरी है उसकी। मैं जानना चाहूंगा कि रुझान आपका रंगकर्म की तरफ कैसे हुआ और आपने कैसे शुरुआत की? दरअसल रंगकर्म जो है वो, जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहली जो नाटक हम लोगों ने क्लास 5 में किया था, प्राइमरी स्कूल में जब मैं था, तो अ, प्रेमचंद का एक नाटक है, वृक्ष की गवाही। तो उस नाटक में मुझे जज की भूमिका निभाने का मौका मिला और काफ़ी चर्चित रहा स्कूल में होने के बावजूद। हम लोगों की टीम ने और भी जगह उस नाटक को खेला। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई नाटक में काम करने की और परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से उससे हम लोग जुड़े थे। नाटक में कभी संवाद लिखने के माध्यम से जुड़े रहे, कभी अ, पर्दे के पीछे और भी काम करते हुए जुड़े रहे। और साथ में चूँकि हम लोग बिलासपुर में मेरी पैदाइश हुई, जैसा कि आपने लिखा भी है उसमें, और वहाँ पर मेरा जो जीवन के जो शुरुआती दिन है, करीब 25 साल होने तक मैं वहाँ पर रहा। तो इस दौरान ऑर्केस्ट्रा में भी हम लोगों ने काम किया। मैंने काम किया ऑर्केस्ट्रा में अनाउंसर की भूमिका, फिर उसके बाद मिमिक्री करता था मैं। तो इस तरह से पूरी तरीके से जो नाटक की विधा है और आपका मिमिक्री का काम है, वो सब मैं करता रहा। मैं मिमिक्री की शुरुआत कैसे हुई ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं काफ़ी प्रभावित था के नायकर साहब से। असल में वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई है। ख़ास तौर पर जब बिलासपुर में हर साल 1 मई को एक बड़ा कार्यक्रम बिलासपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में हुआ करता था और उस कार्यक्रम में के नायकर साहब आते थे। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, मेरे ख़्याल से क्लास 6 में रहा हूँगा, क्लास 6 या 7 में रहा हूँगा। तो हम लोग हर साल वहाँ नाटक देखने के लिए उनका कार्यक्रम देखने के लिए जाया करते थे, रेलवे की तरफ से वो कार्यक्रम होता था। और वो उसमें मिमिक्री किया करते थे। वो मिमिक्री देखने के बाद मैंने अपने पिताजी से पूछा कि वो कोई और भी आदमी छुपा करके रखता होगा शायद, उससे वो बातचीत सामने आती रही होगी। लेकिन पिताजी ने बताया घर के लोगों ने कि नहीं, वो एक ही व्यक्ति है और वो पूरा इस तरह से वो मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो करते हैं। तो मैं पूरा उस समय टेप रिकॉर्ड घर में होना बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोग उसको रात को सुन करके और दूसरे दिन उसके सारे प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिस करता था और वैसे ही बोलने की नकल किया करता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ-कुछ फ़िल्मी कलाकारों की आवाज़ें मैंने करना शुरू कर दिया और कुछ प्रोग्राम हम लोग बनाना शुरू कर दिए। काफ़ी बचपन से ये चीज़ें शुरू हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर भी घर में कोई आता था मेहमान तो उनको सुना दिए, तो मोहल्ले पड़ोस में पता चल गया। फिर ऑर्केस्ट्रा में कहीं भी प्रोग्राम होता था तो वहाँ बुला लिया करते थे। फिर स्कूल में मेरा जो है एक प्रोग्राम, जब 12th क्लास में आते तक हर साल जो एनुअल फंक्शन होता था, तो एनुअल फंक्शन में एक मेरा प्रोग्राम रिज़र्व रहता था। वहाँ के प्रिंसिपल बोल दिया करते थे कि भई किसी का प्रोग्राम हो या ना हो, संजीव का एक प्रोग्राम रखना ही है हर साल। तो हर साल हम लोग क्या करते थे कि मैं करता था, मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग मिल कर के स्क्रिप्ट लिखा करते थे कि वो फ़िल्मी कलाकारों के जो कहानी होगी वो कैसी होगी और अलग-अलग हर साल एक नई कहानी में हम लोग उस मिमिक्री को तैयार करते थे, करीब 10 मिनट का रहता था, तब उसको करते थे। तो कॉलेज में आया मैं, कॉलेज में भी ये सिलसिला रहा, इसी दौरान ऑर्केस्ट्रा में काफ़ी जगह जाना हुआ, काफ़ी काम हम लोग ऑर्केस्ट्रा में किए, एक अनाउंसर की भूमिका से लेकर के और ये जो आपका मिमिक्री का काम, ये मैं करता रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि आपने जो कहा है कि गंभीर एक किताब को लिखते हुए मिमिक्री के लाइन में जाना, असल में ये दोनों मिमिक्री का भी काम एक गंभीर काम है। उसको आप मतलब बहुत गंभीरता में जा कर के ही उसकी आवाज़ को समझना है और उसके डायलॉग डिलीवरी को समझना है और फिर उसको डिलीवर करना है, तो ये भी एक गंभीर काम है। मुझे लगता है कि कोई गंभीर व्यक्ति ही ये सब काम कर सकता है। तो किताब जब लिखने की बारी आई
और असल में मैं पीएचडी करने के प्लान से मैंने चालू किया था अपना काम सफाई कामगारों पर जो, और लेकिन वो काम बहुत बढ़ गया और जिस उद्देश्य से चालू किया था वो उद्देश्य भी चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारा जो नए पहलू मुझे देखने के लिए मिले, जो शुरुआती जीवन में जो मैं समझता था जिस प्रकार से चीज़ें हैं वैसी नहीं रही, और वो एक नई बातें उसमें सामने आई। उस ज़माने में जिस समय 2005 में मेरी किताब ये वाली आई थी सफाई कामगार समुदाय, तो इस किताब के पहले इस तरह से स्कैवेंजर्स के ऊपर एक ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किताबें नहीं थी। मैं भंगी हूँ एक किताब थी, लेकिन वो एक आत्मकथात्मक दृष्टिकोण से थी। लेकिन शोधात्मक दृष्टिकोण से, शोधात्मक शैली से लिखी हुई किताब मेरे ख्याल से उस समय एक ये पहली किताब थी। हालाँकि इसके बाद में और भी लोगों ने लिखा और आगे वो बात चली और काफ़ी काम इस पर हो रहा है। लोग जो है एप्रिसिएशन आज भी देते हैं। उस किताब के कारण मुझे एक पहचान भी मिली पूरे साहित्य जगत में, और तमाम जो संस्थाएँ हैं जो इस पर काम कर रही है, उन्होंने मुझे नोटिस किया। कई लोगों ने इस पर काम किया और पीएचडी के थीसिस में भी लोगों ने इस किताब को शामिल किया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और उसी के साथ बाद में जो है चूँकि एक पिछड़ा वर्ग पे भी काम होना बहुत ज़रूरी था। मेरा एक बहुत पुराना प्लान था कि पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर जो है ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बात होनी चाहिए। और वो बात जो है कोई जो परंपरागत ढंग से जो लिखने वाले लोग हैं, यथास्थितिवाद जो है, जो सवर्ण लेखक जो अपने आप को प्रगतिशील बताते हैं, वो यथास्थितिवादी के ढंग से वो लिखते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस किताब को एक फुले और अम्बेडकर के नज़रिए से देखते हुए लिखा जाए, तो पिछड़ वर्ग की किताब जो है, वो उसी ढंग की किताब है। उसमें ना केवल शोधात्मक बातें हैं, बल्कि एक आलोचनात्मक शैली भी है उसमें, और एक विचार को उत्पन्न करने वाली किताब है कि आपको वो ये हल नहीं बताती है कि आपको क्या करना है, लेकिन ये जो जितने जो पहलू हैं पिछड़ा वर्ग विमर्श के, उन पहलू की चर्चा उसमें करने की कोशिश की गई है। हालाँकि इस पर मैं कितना सफल हुआ हूँ ये तो पाठक जो हैं वो ही बता पाएँगे। जी। आपके घर का माहौल, जैसा आपने अभी बताया कि 1 मई आपके जीवन में एक महत्व रखती है, हुँ, तारीख जो है, और वो श्रमजीवियों से जुड़ी हुई, सर्वहाराओं से जुड़ी हुई तारीख है पूरी दुनिया की। जी। और जब उनकी बात होती है तो फिर तो सारी दुनिया का जो विचार है, उस कसौटी पर जब कसा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो टुटपुंजियाँ होती हैं उनको आप निकाल फेंकते हैं, और जो सॉलिड होती है हुँ, उसको अपनाते हैं। भारत में भी यह प्रैक्टिस हुई, और मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है कि परिवार में इस तरह के लोग हों, जहाँ इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन का प्राथमिक तौर पर ही हिस्सा बन जाएँ। तो कैसे, क्या माहौल था आपके आस-पास का, घर का? और आपके पिताजी और दूसरे परिवार के लोग क्या करते थे? आप जब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे या बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, तो उन लोगों को का कोई सपोर्ट था या उन लोगों ने विरोध किया? क्या, किस तरह का ये माहौल देखिए, था? ये 1 मई के प्रोग्राम में जाते थे हम लोग देखने के लिए, तो उसमें कोई ये नहीं होता था कि इसमें जो मई दिवस है, जो श्रमिक दिवस है, उसके उद्देश्य से वो हम लोग का जाना नहीं होता था, क्योंकि मेरे जो घर का माहौल है, या पिताजी भी मेरे रेलवे में सर्विस करते थे। लेकिन वो जो हम लोग अभी 1 मई को जिस ढंग से हम समझते हैं आज की डेट में, हम लोग उस प्रकार से नहीं जानते थे। हम लोग ये मानते थे कि एक कार्यक्रम इस समय होता है रात को, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, बड़े-बड़े कलाकार आते हैं, जाना है देखने के लिए, यही उद्देश्य होता था। और घर में कोई प्रगतिशील माहौल नहीं था। एक साधारण जो ट्रेडिशनल जो घर होता है, एक दलित समाज का घर, उस तरह से था मेरा भी घर। और वो सारे जो ट्रेडिशन है जिसको हम ब्राह्मणवादी ट्रेडिशन कहते हैं, उसका वहाँ पर पालन किया जाता था। लेकिन एक चीज़ मेरे घर में थी, वो ये कि बाबा साहब की फ़ोटो थी, और ये बताया जाता था कि आज जो कुछ भी हम हैं, वो बाबा साहब की बदौलत है।
तो बाबा साहब को भी बहुत करीब से जानने पढ़ने का मौका बचपन में नहीं मिला। लेकिन मेरे ज़िंदगी में एक बदलाव जो है, जिसको मैं हर समय मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा मेरे जो मामा जी हैं, उनके द्वारा दी गई कि आप इसको पढ़ो करके। क्योंकि पढ़ने का मेरा बड़ा शौक था बचपन से, तो गर्मी की छुट्टियाँ में हम लोग कोर्स के बाहर की किताब पढ़ा करते थे। तो एक गर्मी की छुट्टी में डॉक्टर अम्बेडकर की किताब पढ़ने का मौका मिला और ऐसा लगा कि ये हमारे आस-पास की जीवनी है, लेकिन उसमें भी मेरे साथ बदलाव नहीं आया। बदलाव मुझे कब आया, जब मैं नागपुर एक कार्यक्रम में गया और वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की किताब मुझे पढ़ने को मिली, हू वेयर द शूद्रास। और उस किताब को नागपुर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर रेलवे स्टेशन आते तक ट्रेन में ही मैंने पूरा पढ़ लिया। और उसकी जो उसमें जो जो उन्होंने जिस ढंग से लिखा है, बाबा साहब किस कंक्लूजन में गए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें जिस ढंग से उन्होंने लिखा है, जिस ढंग से बातें की हैं और जिस ढंग से उन्होंने चीज़ों को प्रस्तुत किया है, उसमें जो रेफ़रेंसेस दिए हैं, वो बेहद प्रभावित करने वाले हैं। और मैं लगभग उसी किताब के बाद में अपने आप को एकदम बदला हुआ मैंने महसूस किया कि नहीं, ये जीवन इतना आसान नहीं है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है जो दिखती, जो सामाजिक ताना-बाना जो दिख रहा है, वो इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल है और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है और इसके साथ मुकाबला भी करना पड़ेगा। ये वो चीज़ समझ में आया और बाद में फिर और पढ़ते-पढ़ते हम लोग को जो एक अ, अम्बेडकरिज़्म है या जिसको फुलेइज़्म बोलते हैं या बहुजन विचारधारा जिसको आज हम लोग बोलते हैं, उस बहुजन विचारधारा को समझने का, जानने का मौका मिला, समझ में आया। तो ये एक चीज़ मैं 2 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ आज की डेट में। एक तो ये कि जो बहुजन विचारधारा है, जिसको हम अम्बेडकरी विचारधारा कहते हैं या फिर बुद्ध की विचारधारा या फुले की विचारधारा कहते हैं। ये सबसे पहली बात ये है कि ये विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा है। ये विचारधारा ऐसी समानता की विचारधारा है। ये विचारधारा शोषण मुक्त विचारधारा है। तो हमारा जो वंचित तबका है, वंचित तबकों को उनके इतिहास, उनके इसकी जानकारी तो देनी ही है। साथ में बाबा साहब कहते हैं कि विज्ञान की तरफ भी जाना है, अंधविश्वास को छोड़ना है। तो शिक्षा जो है, जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, एकेडमिक शिक्षा जो है, वो आपको वो नहीं सिखाती है। हो सकता है कि आप एमबीबीएस कर लें, हो सकता है कि आप पीएचडी कर लें, हो सकता है कि आप कोई आविष्कार कर लें। लेकिन ये जो एकेडमिक शिक्षा है, वो आपको ये नहीं बताती है कि अंधविश्वास क्या है और विज्ञान क्या है, उसका अंतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखिए डॉक्टर बने हुए कितने सारे लोग हैं जो कि अंगूठियाँ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वैज्ञानिक हैं। आप पिछले बार घटना एक देख चुके हैं कि एक वैज्ञानिक अपने जो है घर में काम करने वाली जो बाई है, उसको सिर्फ़ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो छोटी जाति की काम करने वाली थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंधविश्वास उसके मन में बसा हुआ है। अंधविश्वास से वो मुक्त नहीं हो पाई, भले वैज्ञानिक बन गई ही हो तो क्या हुआ? तो वैज्ञानिक बनना एक एकेडमिक शिक्षा है। तो एक दूसरी शिक्षा की ज़रूरत भारत में है, वो ये है वैज्ञानिक शिक्षा की। आपको बताना होगा कि जो हनुमान जी फल खा रहे हैं पृथ्वी को, वो झूठ है, ये बताना पड़ेगा आपको। आप एक तरफ ये बताएँगे कि भई इस तरह से घटना घट रही है और दूसरे तरह से स्कूल में जाकर के वो बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, ये इतने करोड़ जो है भारी पृथ्वी है, तो उसको कैसे कोई चबा सकता है? तो जो दोहरी शिक्षा हमारे बीच में पढ़ाई जाती है और ये बताया जाता है कि ये जो शिक्षा है, जो आपको घर में पढ़ाई जा रही है, वो बाहर में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से ऊँची है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, समानता होती है और घर में आप उसको बताते हैं कि नहीं, वो नीची जात का है, उसके लिए गिलास अलग रखना है। तभी ना उस महिला ने अपने यहाँ काम करने वाली नौकरानी को भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि जो घर की पाठशाला है उसकी, वो जो घृणित पाठशाला है, उससे वो पढ़ कर के आगे बढ़ी है और उसको बताया गया है कि ये घर की जो पाठशाला है, वो ही महत्वपूर्ण पाठशाला है और जो स्कूल की पाठशाला है, वो आपको नौकरी पाने के लिए है, वो आपको सम्मान मिलने के लिए है और उससे ज़्यादा उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि भारत में आज तक सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक का कोई आविष्कार नहीं हुआ है। सारा आविष्कार बाहर हुआ है।
सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं कि दावा कर सकते हैं, हम लोग झूठे प्रपंच कर सकते हैं कि भाई हमने नहीं, हवाई जहाज का हमने आविष्कार किया। तो मैं आपको बता दूं कि हवाई जहाज जैसी चीजों की कल्पना हर समुदाय, हर सभ्यता में की गई है। सऊदी अरब एरिया जो है वहां पर एक कालीन, उड़ने वाली कालीन की कल्पना की गई, कहीं पर उड़न खटोला की कल्पना की गई है, कहीं पर पुष्पक विमान की कल्पना की है जो पुष्प की तरह उड़ता है। तो वो कल्पना को आप उसको बताएंगे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है। तो ये जो आदत है हमारी किसी और के विज्ञान को हड़पने की, ये आदत से हमको बचना पड़ेगा। और अपनी जो कमजोरियां हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो कमजोरियां, हम जब तक उसको नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, जिस तरीके से एक बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले मालूम होना चाहिए कि भाई उसको शरीर में किडनी में प्रॉब्लम है, और हम उसको अगर दवाई देंगे उसकी फेफड़े की, तो किडनी उसकी ठीक नहीं होने वाली। तो पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में क्या बीमारी है। जब तक हम उस बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उस बीमारी का इलाज शुरू नहीं होगा। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या बीमारी है, तो उसके बाद ही उसका इलाज आगे कर सकेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ। इस भारत को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए समता मूलक विचारधारा से जोड़ने के लिए जरूरी है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छे प्रसंग से आपने शुरू किया और ले गए वहां तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि आपने कहा कि बाबा साहब की जीवनी से ज्यादा उस तार्किक विचार ने आपको छुआ, जिसमें उस सामाजिक संरचना की बात वो कर रहे हैं कि कैसे ये समाज बना होगा। जब वो कहते जी, हैं कि ये गांव के दाहिने तरफ बसने वाली जितनी बस्तियां हैं, जिसको दक्षिण टोला कहा जाता है उत्तर भारत में, हम्म, तो वो बस्तियां अचानक नहीं बन गई, बल्कि वे बहिष्कृत हुई। और इसलिए बहिष्कृत हुई कि उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया और सबसे ज्यादा खतरे उन्होंने उठाए। तो इस तरीके से विचार आपको, भावना से ज्यादा विचार आपको छूता है। और आप सही बात कह रहे हैं कि विज्ञान के इस दौर में अब इस तरह की चीजें अगर हम जाएंगे, और हमारे चारों तरफ जो कल्पनाएं हैं, आपने सही एक प्रसंग यह भी उठाया। मैं लगातार देखता हूं कि जो जातिवादी समाज है वो सबसे ज्यादा नकारता है इस बात को कि जाति यहाँ फैक्टर है, फैक्टर के रूप में काम करती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को और फुले की विचारधारा को अगर निकालिए, पेरियार की विचारधारा को निकालिए, आप बाहर करिए, तो हमको वामपंथ इतनी सेंसिटाइजेशन भी नहीं देता कि जाति के ऊपर उत्पीड़न, जैसे आपने जो काम किया सफाई कामगार योजना, हमने समुदाय। और मैं ये हम सारे लोग जानते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं गटर में कुछ व्यक्ति रोज मरते हैं, सफाई कामगार बिल्कुल। समुदाय के, और उनके लिए सारी आधुनिकताओं के बावजूद उनके लिए कोई ऐसा जीवन का बेहतर पहलू नहीं है जहां वो जो है वो गटर में उनके उतरे बगैर सफाई हो सके। तो ये हम्म, जो पूरा का पूरा एक अंतर विरोध है, खास तौर से एक वह समाज जो जातिवादी, वर्णवादी, ब्राह्मणवादी है, और वो इन चीजों को नकारता है, अपनी झूठी श्रेष्ठता और दंभ को वो हमारे ऊपर लादता है। और दूसरी तरफ वह वामपंथ है जो जाति व्यवस्था की पूरी जो बनावट है, जो पूरी संरचना है और जो प्रैक्टिस है, उसको भी नकारता है। आप छत्तीसगढ़ में ऐसी जगह रहे हैं जहां हमने बहुत तरह के आंदोलन चलते रहे, दुर्ग, भिलाई और आपका रायपुर और बिलासपुर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 200-250 किलोमीटर की दूरी है। और खदाने और तमाम सारी जो इकाइयां हैं, हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि भारत का नया तीर्थ भिलाई, ऐसा पाठ हम्म, था। तो आधुनिक तीर्थ। जी जी, आधुनिक हम्म, तीर्थ भिलाई। तो कहने का मतलब ये कि एक पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ एक बड़ा संघर्षमय समय भी था। लेकिन आपको क्या लगता है कि उस औद्योगिकरण ने जाति व्यवस्था को साफ कर दिया, जाति व्यवस्था को खत्म करने में सफलता पाई, या कुछ अभी बचा रह गया है छत्तीसगढ़ में, खास तौर से उस इलाके में? नहीं, जाति देखिए, औद्योगिकरण से जाति व्यवस्था कहीं पर भी खत्म नहीं हुई, ना ही कम हुई है, उसका स्वरूप बदला है। मतलब ये है कि जो
क्रूरता है, क्रूरता का स्वरूप जो जाति व्यवस्था की जो क्रूरता है, उसका स्वरूप जो है वो बदला है। लोग हाथ मिला लेते हैं, लोग साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, तो ये समझते हैं कि जाति खत्म हो गई। लेकिन जाति मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे रूप से है। जाति ऐसे है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों 12 पास हैं और एक ब्राह्मण है और एक दलित है या ओबीसी मान लीजिए। दोनों अगर नगर निगम में काम करने जाते हैं, तो ब्राह्मण को बाबू की नौकरी लगेगी और जो दलित या ओबीसी है, उसको या तो क्या कहते हैं जो झाड़ू लगाने वाला होता है, उसका जो सरदार होता है, अच्छा मेट मेट की नौकरी लगेगी। तो ऐसा सच्ची घटना है मेरे मतलब मेरे करीबी में मैंने देखा है। आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कि या किसी प्राइवेट संस्थान में कोई इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो आप देखिए वहां पे जाति के हिसाब से किस तरह से काम का बंटवारा किया जाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें देखिए आप किस प्रकार से लाभार्थियों को जो है वो लाभ दिया जाता है, उसमें किस तरह से जाति का जो अंतर है वो आपको दिखेगा। आप देखिए कि जो ग्रेडेशन लिस्ट बनती है या जो प्रमोशन होते हैं, उस प्रमोशन में किस प्रकार से एक वंचित तबके का व्यक्ति जो है वो आपको पीछे कर दिया जाता है, उसके सीआर खराब कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर डी चला दी जाती है या किसी प्रकार से उसको पीछे कर दिया जाता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने ओबीसीज के कितने हमारे भारत में प्रोफेसर हैं? उसकी संख्या ये बताती है कि जातिवाद का कितना बड़ा नंगा नाच हो रहा है यहाँ और उसका जो स्वरूप है वो बदल गया। वो स्वरूप दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप पैनी नजर आप देखें तो हर जगह आपको जातिवाद दिखेगा, हर जगह। यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी आप बताइए कोई दलित नेता हो, कोई आदिवासी नेता हो जो कि जिसको कि जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हो या उस कम्युनिस्ट संस्थान का वो अध्यक्ष बना हो या कोई बड़े पद में रहा हो, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कम्युनिज्म में भी जो लोग आए हुए हैं उनके उन्होंने जनेऊ उतारा नहीं है आज तक। अगर वो उतारते भी हैं तो दिखावे के लिए आप उनके घरों में जाकर के देखिए, पूरे देवी देवता विराजे हुए हैं और दावा तो करते हैं कि पूरा देश बदल देंगे, पूरा समाज बदल देंगे, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर। ये मैं क्रिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है ऐसा, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट जो साथी हैं उनके साथ में भी मिलकर के मैं काम करता हूं और चीजों को मैं देखता हूं। तो आप उनको बोलिए कि आप जो है क्या बोलते हैं आपका भगवत गीता का विरोध करिए, वो नहीं करेंगे। वेदों का विरोध करिए, आप बोलिए, वो नहीं करेंगे। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर के वो काम करते हैं और उससे उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट जो है वो खास करके जो बहुजन मूवमेंट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट जो है कोई तिरछा या कोई घुमा फिरा करके बात नहीं करता, वो सीधा बात करता। लेकिन कम्युनिज्म जो है वो कम्युनिज्म पीछे हटने का, उसकी संख्या बल कम होने का कारण यही है कि उनमें जो है जिस जिस नजरिए से वो पूंजीवाद के जिस नजरिए से वो देखते हैं, जो मार्क्स का जो नजरिया है, मार्क्स के नजरिए में कहीं पर कास्टिज्म की बात नहीं होती। वो पूंजीवाद की बात करते हैं। वो सिर्फ उनकी बात अर्थव्यवस्था तक है। उनको ये लगता है कि अगर कोई जो वंचित व्यक्ति वर्ग का व्यक्ति है, अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी तो वो बराबर माने समानता आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ जब आर्थिक व्यवस्था बराबर आ जाएगी तो आप ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने के बाद में राष्ट्रपति से तो बड़ा कोई नहीं होता ना, तो उसको मंदिर जाने से क्यों रोका गया? आर्थिक व्यवस्था अगर पैसे आने से समाप्त हो जाती तो क्यों रोका गया? कितने बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच जाते हैं, जाति के नाम पर लांछन जो है वो नहीं हटता।
एक साहू समाज का, एक तेली समाज का व्यक्ति जब आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, तो एक ब्राह्मण चपरासी बोलता है कि मैं सुबह-सुबह जो है तेली का मुँह देखना नहीं चाहता। मेरा ये कहने का मतलब है कि पदों में ऊँचे होने के बाद में और अर्थव्यवस्था ऊँची होने के बावजूद भी जो जाति का जो कलंक है वो नहीं धुल रहा। क्यों नहीं धुल रहा? क्योंकि जाति को समझने का नजरिया जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने सही ढंग से नहीं वो समझ पाए और या समझना नहीं चाहते। क्योंकि उसको जब तक मैंने जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जब तक हम बीमारी को नहीं पकड़ेंगे कि इसकी बीमारी है कहाँ पर, तो उसका इलाज नहीं करेंगे। तो या दो चीजें हो सकती है, या तो आप बीमारी को जानते हैं, इलाज नहीं करना चाहते, या आप बीमारी को समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कास्ट एनालिसिस की किताब लिखी है उसमें स्पष्ट किया है इस बात को। वो ये बोलते हैं कि जाति जो है कैसे जाएगी? जाति रामजी यादव के द्वारा या संजीव कुत्सा के द्वारा जाति जाने वाली नहीं है। जाति का जो लाभ उठा रहा है उसको जाति खत्म करना पड़ेगा। हम तो जाति छोड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन जो लाभार्थी है उसका, जो जाति के कारण जो मजे कर रहा है, वो तो लगातार वो अपने मजे तो बढ़ाता जा रहा है ना। आप ये बताइए 3% व्यक्तियों को 10% कैसे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं? भाई अपने लाभ को बढ़ाना है ना, तो कैसे जाति जाएगी? जाति नहीं जाएगी। और लाभार्थी है अपना लाभ छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा में चला जाए या अम्बेडकरी विचारधारा में चला जाए, वो व्यक्ति जो है वो लीडरशिप अपने हाथों में रखना चाहता है। आदिवासियों पर काम करने वाला जो कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है, जो सवर्ण है, वो क्यों आदिवासियों का लीडर बनेगा? मेरे को बताइए। भाई आदिवासियों का लीडर तो आदिवासी होना चाहिए ना, वो अपना दर्द सही ढंग से बताएगा कि उसको किसी और को बताएगा। मतलब ये है कि जो वंचित तबका है उसका लीडरशिप हथिया जा रहा है ना? उसके अधिकारों को जो है डाइल्यूट कर दिया जा रहा है या फिर उसको मोल्ड कर दिया जा रहा है, उसकी दिशा बदल दी जा रही है। इस तरह से पूरा खेल हो रहा है और एक प्रकार से मैं ये देखता हूं कि बचाने का काम किया जाता है। जो कट्टरवाद है, जो ब्राह्मणिज्म है, उसको एक प्रकार से कम्युनिज्म जो है एक सेफ करने का भी काम करता है। आप जो है ब्राह्मण के खिलाफ आप बोल कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के बाद खिलाफ अगर आप बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आपको उंगली कौन उठाता है? यही लोग उंगली उठाते हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं जाति को टारगेट मत करो। जब जाति को टारगेट करके आप सब काम कर रहे हो, आप बार बार अपने इंटरव्यू में बता रहे हो, बार बार बता रहे हो कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो जब जातियों को जब आप सामने बार बार लेकर के चलोगे तो जातियां जाएगी क्या? जब उसके जो फायदे हैं आप उसको लेना नहीं छोड़ोगे तो कैसे जाति जाएगी? तो राजा राम मोहन राय के बाद में आप देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा सवर्णों में जिन्होंने सवर्णों के ऊपर काम। बाबा साहब बोलते हैं कि बीमारी कहां पर है? बीमारी सवर्णों पे है। तो सवर्ण जो लोग हैं वो सुधारने के लिए भिड़ते हैं ओबीसी को, वो सुधारने के लिए भिड़ते हैं आदिवासी को, वो सुधारने के लिए भिड़ते हैं किसको? दलितों को। अरे भाई उनको सुधारना नहीं है, आप अपने समाज को पहले सुधारिए। नहीं आप सही कह रहे हैं। आप असल अपने में समाज को सुधारेंगे तभी सुधार होगा। और आप जो पीड़ित है उस समाज को सुधारेंगे तो सुधार होने वाला नहीं है, ऐसा मैं भी मानता हूं और बाबा साहब भी उस बात को कहते हैं। जी मैं एक बात बराबर ये महसूस करता हूं कि कार्ल मार्क्स के समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी और उन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर कुछ बात नहीं कही। उन्होंने जो एशियाटिक मॉड ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जो लेख लिखे उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत के जो गांव हैं स्वतंत्र रूप से वो एक गणतंत्र की तरह है, उसमें सब कुछ है, एक ऐसी सामाजिक संरचना जो जल्दी टूट ही नहीं सकती जब तक कि उसके मूल पर प्रहार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने एक संकेत किया लेकिन बहुत स्पष्ट संकेत नहीं है। तो उनके विचारों के आईने में अगर भारतीय समाज को कोई भी देखेगा तो वो ठीक से नहीं देख पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात है कि वो यहाँ के जैविक
बुद्धिजीवी हैं, यहाँ यहीं इसी धरती पर पैदा हुए और उनको दंश मिला, और जी, जब दंश मिला तो उन्होंने उस कहा कि इस बीमारी को नष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये रहेगी हम मनुष्य होकर भी मनुष्य के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो तमाम सारे लोग जिस सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने अच्छी बात एक कही कि ब्राह्मण ही या माने कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आदमी जो गैर आदिवासी है, गैर दलित है, गैर पिछड़ा है, वही गैर अल्पसंख्यक है, वही उनके बीच में जाता है, तो एक जो एजेंट वाला लीडरशिप जो है, जो जैविक बिल्कुल, लीडरशिप नहीं है। और नहीं है। जैविक लीडरशिप, मजे की बात यह है कि इस पूंजीवादी प्रैक्टिस में और तमाम सारी ऐसी स्थितियों में जहां पैसा राजनीति का हिस्सा बन गया, उसमें जैविक राजनीति भी बहुत खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई है। उसने जी, भरोसा जो है एक वो तोड़ दिया है। जैसे अब संजीव खुदसा दलितों के नेता ही रहेंगे, लेकिन वो पिछड़ों के नेता बनने जाएंगे तो ये होगा कि ये क्यों यहाँ आ रहे हैं। ये इस तरह की भी हुँ, बातें नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। अस्मितावाद इस तरीके का भी नहीं खतरनाक होना चाहिए। होना लेकिन चाहिए। कम से कम इतनी बात, इतनी गुंजाइश तो लगती है कि भाई जो उत्पीड़ित समाज हैं उन सबको एक साथ मिलने की जरूरत है, और उनके भीतर से एक जो वैचारिक परंपरा जैविक रूप से विकसित होती है उसको, और उनके पूर्वजों की जो एक पूरी परंपरा है उसको आगे ले जाने की बात है। बहुत निश्चित रूप से अच्छी बात आपने कही, और ये आपकी रचना प्रक्रिया का एक बड़ा जो है आईनादारी है कि आपने इस तरीके से बातें कही। हम चाहते हैं कि आप जो है अपनी कुछ मिमिक्री और दूसरी तरह की जो कलाएं हैं उनसे भी अवगत कराएं जो लोग देख रहे हैं उनको, क्योंकि वे जी, इस उम्मीद में देख रहे हैं कि आप कुछ जो है प्रस्तुत करेंगे। तो अपने पहली हिसाब बात तो से आप। ये है कि मैं जी गाँव के लोग जो यूट्यूब चैनल है और आपकी जो पत्रिका काफ़ी अच्छी आती है, मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया इस कार्यक्रम के लिए। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे इस तरह से अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है, और एक गाँव के लोग से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कोई साधारण लोग नहीं हैं। और मुझे लगता है कि अ, ये और बढ़ना चाहिए ये काम आपका, और आगे भी चलते रहना चाहिए। और रही बात मिमिक्री की बात है, तो अब वो उस तरह से रियाज़ अब नहीं रहा है मेरा, लेकिन मैं कुछ आपको कुछ फ़िल्मी कलाकारों की आवाज़ें जो हैं वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि वो अच्छा लगेगा। अ, एक आवाज़ मैं सुनाता हूँ, तो आप बताइएगा ये किसकी आवाज़ है? अरे भैया ये क्या हो रहा है? अरे मैं कहता हूँ ये भीड़ किसकी बात की है? जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सब लाइन से लग जाओ। मैं सभी को का स्वागत पान पराग से करूँगा। क्या बात है? ओम प्रकाश, आपकी आवाज़ जो है सुनाई नहीं पड़ रही, मेरे ख्याल से कट गया होगा। नहीं, नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। यह क्या ओम प्रकाश की आवाज हाँ, है? ओम प्रकाश की आवाज़ है, ओम प्रकाश की। हम्म, है ना? और उसके हम्म। बाद एक अमिताभ बच्चन की आवाज़ मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए मैम साहब, इसे चाबुक कहते हैं। इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए जानवर बदतमीज इंसानों के लिए किया जाता है। और एक तुम अपने गरुड़ के घोड़े से नीचे उतर, माफी मांग इस तरह से जिसकी जान को तुमने कार के पहियों के नीचे रख दी। अमिताभ क्या बच्चन। बात है। मर्द, मर्द फिल्म से। और फिल्म से है ये। हाँ, जी जी जी। अरे बहुत अच्छा। और और कुछ लोगों की आवाजें निकालिए। मैं खास आपको, तौर से अमजद खान की किसी फिल्म का तो आपको जरूर हाँ, हाँ, करना चाहिए। अमजद खान की भी आवाज मैं करता हूँ, सुनाता हूँ आपको। अरे ओ कालिया, अरे क्या समझता है रे? हम तो वो है जो चीट तब मारते हैं जब हमारे पास बल्ला होता है? क्या समझता है रे? अब मैं आपको राजकुमार की आवाज सुनाता हूँ। वीर सिंह, चीट तो हम जरूर मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन जब हम चीट मारेंगे तो डेस्क हमारी होगी, क्वेश्चन पेपर हमारा होगा, और
वो कॉलेज भी हमारा होगा, समझे। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है इतना काफी है आज के लिए। हाँ नहीं बहुत अच्छा। और मेरा ख्याल है कि आपकी कला का प्रदर्शन होना चाहिए और यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को ये बात उन तक जानी चाहिए कि आप तमाम सारे लोगों की, क्योंकि ये आवाज निकालना केवल आवाज निकालना नहीं है, उस टेम्परामेंट पर जाकर उसको महसूस करना, कंसीव करना और फिर उसको निकालना, क्योंकि इसमें जी, हुट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। वो बहुत अगर ज्यादा आपने है। गलत आवाज निकाली तो पता लगा कि लोगों ने अंडे फेंकने शुरू कर दिए। तो अगर अंडे चप्पल। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी नेमत है कि आप इस तरह की चीजें शुक्रिया आपके आपका। जीवन में। मैं एक सवाल और अंतिम तौर पर चाहूंगा करना कि जी। आप एक नाट्यकर्मी के रूप में आपका क्या काम है और किस तरीके से अभी तक क्या क्या आपने किया है? नाटक जो है, जब से मैं रायपुर आया हूँ तो नाटक को लेकर के ज्यादा काम मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट। बिलासपुर में जब हम लोग थे तो वहां पर हमारी एक टीम थी और वही टीम ऑर्केस्ट्रा में भी जुड़ करके काम करती थी और नाटक में भी हम लोग मिल करके किया करते थे। और यहाँ रायपुर आने के बाद में उस तरीके से माहौल यहाँ पर नहीं मिल पाए। जो लोग हैं उनसे जुड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो नाटक करने वाले जो साथी हैं वो, उन सभी को मैं जानता हूँ पर्सनली और मुझे भी वो जानते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसे जुड़ने का मुझे जो है मौका यहाँ पर रायपुर में नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोग जब भी यहाँ पर काम होता है या कोई प्रदर्शन होता है, कार्यक्रम होता है, चाहे वो अ, नुक्कड़ नाटक की बात हो, चाहे वो इस तरह से जो स्टेज शो करते हैं नाटक का, उसमें हम लोग अपनी भागीदारी देते हैं। और बहुत सारे साथियों को हम, जो कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में हम लोगों ने इंटरव्यू भी लिया है और उनको लगातार हम लोग सामने लाने का कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जान पाएं, चीजों को समझ पाएं। इसका मैं प्रयास करता हूँ। एक तरह से मिमिक्री भी मैं करता हूँ, लेकिन मिमिक्री प्रोग्राम देना बंद कर दिया है मैंने। है ना, अपने टॉक से कभी कर लिए कहीं, कुछ दोस्तों ने कहा तो। लेकिन पहले जो प्रोफेशनली प्रोग्राम मैं किया करता था, यूट्यूब में कुछ प्रोग्राम मेरे कॉलेज के हैं जिसमें लेडीज वॉइस भी मैं उसमें बोला करता था, वो यूट्यूब में अच्छा, ढूंढेंगे आपको तो मिल जाएगा। जी, मैं 3-4 लेडीज वॉइस जैसे भी किया करता था और काफी। किसकी तो आवाज निकालते थे आप? ये आशा पारेख, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, इन सब की हाँ आवाजें जो हाँ, हैं किया क्या करता बात है। था मैं। जैसे जैसे वहीदा रहमान की आवाज को हम सुन सकते हैं? अ, शायद नहीं बनेगा उतना अच्छे से, मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं। नहीं बन पाएगा अभी, रहने दीजिए, क्योंकि वो गलत हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। काफी समय हुआ, प्रैक्टिस जो है वो बंद हो गई, इसीलिए अब आपकी आवाज आनी बंद हो गई है मुझे। बहुत अच्छा है। आप जिस तरीके से डीएमए इंडिया के जरिए से तमाम सारे लोगों को ले आ रहे हैं, वो हम लोगों को सबको बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेहरे हम लोगों के परिचित नहीं होते और आप शायद आपका फोकस भी उन्हीं लोगों पर है जो अनफोकस्ड रह गए हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल, उन्हीं लोगों आपने को बड़ा ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। और यह बहुजन वैचारिकी के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान आपका है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बातचीत हुई और जल्दी ही हम फिर किसी और मुलाकात में जुड़ेंगे। नमस्कार। जरूर जरूर जरूर, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.